नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूँ और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेक्सस के बारे में, एक ऐसे घोटाले के बारे में और कैसे जॉर्ज सोरोस और पिछले 150 सालों से अंग्रेजी जमात जब भारत में जमी और अंग्रेजी जमात ने इस देश में आयुर्वेद और घर-घर के नुस्खे या फिर कहा जाए माँ, बेटी, बहन किस तरीके से बड़ी बीमारियों को ठीक कर देती थी। और वो केवल किचन यानी कि रसोई के 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करके। और आप समझिए कि इस देश में सबसे बड़ा सर्जन जो है, वो होता था नाई यानी कि जो आपके आपके बाल और मूंछें या दाढ़ी काटता था, वो नाई, वो सबसे बड़ा सर्जन होता था। लेकिन इस देश में जब से अंग्रेजी दवाइयाँ और हॉस्पिटल्स और ये अंग्रेजियत का जब से भूत सवार हुआ है इस देश में बहुत सारी ऐसी उपचार और तकनीक और वेद के अनुसार यानी कि पिछले लाखों सालों से इस देश के रहने वाले लोग बड़ी से बड़ी बीमारियों का उपचार और इलाज होम्योपैथिक नहीं मैं कहूँ एक तरीके से आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा कर लेते थे, जड़ी-बूटियों के द्वारा कर लेते थे। लेकिन इस साहित्यिक और इतने महत्वपूर्ण इलाज और तमाम तरह की चीज़ों का अगर हश्र हुआ है, उसको मारा गया है और अंग्रेजियत या अंग्रेजी दवाई या फिर कहा जाए एलोपैथ हमारे ऊपर थोप दिया गया है और उसके बाद उसका खामियाजा यहाँ के वैद्य भी उठा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के प्रवर्तन के लिए जी रहे हैं इस देश में योग योगासन या फिर आयुर्वेद के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं एक वाक्या और आपको पता है कि बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ है बाबा रामदेव को किस तरीके से आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज जो मुझे लगता है उनका बस चले तो कोर्ट में नमाज पढ़ लें वो ऐसे जज जो कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी-तैसी कर दूँगा और बिल्कुल फाड़-फूड़ के रख दूँगा। जिनकी गलत बयानबाज़ी के कारण आपने देखा कि एक्स रिटायर्ड जजेस ने सीधे तौर पर चिट्ठी लिखी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि कोर्ट का जो बर्ताव है वो ठीक नहीं है। मैं बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्णन और ये ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी नहीं है, जो प्राइवेट है जो कहती है कि साहब अगर आप घर में ये पीला और नीला और एशियन पेंट या इस कंपनी का पेंट कराएँगे, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इस कोलगेट को करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आप इस ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करेंगे ट्यूबलाइट, आप समझ रहे हैं? तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप ये हॉर्लिक्स पिएँगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। यानी कि जिस तरीके से माफ़ कीजिएगा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं लंबा कर रहा हूँ। यानी कि जिस तरीके से आपको पता है कि इस देश में हलाल सर्टिफिकेट बड़े पैमाने पर बेचा जाता है। उसी तरीके से ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट हर चीज़ में बेचे जाते हैं और उसके लिए पैसा लिया जाता है और इसका सीधा फ़ायदा चर्च को होता है क्योंकि वो लोग चर्च से जुड़े हुए और आपको पता है किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इसी ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी को कहा था और जो दिल्ली का प्रेसिडेंट था, वो सीधे तौर पर धर्म परिवर्तन का काम करवा रहा है। तो इस नेक्सस पे बात करेंगे हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर और राजनीति के साथ-साथ अलग मुद्दों पर अपनी बयानबाज़ी के लिए जाने जाने वाले शिवम मौजूद हैं। शिवम पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उस पूरे मैटर में हम इंटरव्यू टाइप बात नहीं करेंगे मतलब कि मैं सवाल पूछूँ और आप जवाब दें ऐसा नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं और आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम आपस में बातचीत के आधार पर दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उससे फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे के द्वारा आप सहयोग समर्थन दे सकते हैं। सबसे पहले शिवम ये पूरा कोकस, ये पूरा नेक्सस किस तरीके से भारतीय परंपराओं, आयुर्वेद और तमाम पद्धतियों, चिकित्साओं के विरोध में ये पूरा प्रशासन, शासन, कोर्ट सब खड़ा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? शिवम। जी श्रीकांत जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने बुलाया सभी दर्शकों को जय श्री राम। सबसे पहले तो एक बात छोटा-सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ दरअसल इस केस में हुआ क्या रामदेव जी ने एक दवाई का प्रचार-प्रसार करना शुरू किया तो जो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो आपने बिल्कुल सही कहा एक प्राइवेट संस्थान है, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई इस एड के अगेंस्ट ये एड नहीं चला सकते दरअसल इसका जो बेस है इस
पूरे केस का। वो 1954 का एक कानून है जिसमें 54 ऐसी बीमारियां हैं जिनकी दवाइयों का प्रचार प्रसार आप पब्लिक में नहीं कर सकते। तो रामदेव जी ने वो की, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी किया, तो गलती, और उन्होंने ये कह दिया कि आप इसके बारे में कहीं बात नहीं कर सकते। दरअसल रामदेव जी से गलती हो गई, या गलती कहूं कि उसे गलती बनाकर पेश किया गया है पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने उसी दिन शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें साफ साफ उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन होगी, जो भी चीजें होंगी, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे और हमारे पास जो भी सबूत है, हमारी जो भी दलील है, हम उसे जाकर वहां पर प्रेजेंट कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख देंगे। उन्होंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आइए, मैंने उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बाबा रामदेव ने कर दी। उसके बाद उन्होंने इन्हें एक नोटिस जारी कर दिया, बाबा रामदेव उस पर हाजिर नहीं हुए। उन्होंने दूसरा नोटिस जारी किया, तो उसमें बाबा रामदेव वहां पर चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने हाजिर नहीं हुए, आपने हमारी अवहेलना की। इस चक्कर में उन्होंने उनके मतलब ये कह सकते हैं, उन्हें कहा बाकायदा कि रामदेव और बालकृष्ण को यहाँ इंडिविजुअली अपनी प्रेजेंस में, फिजिकल प्रेजेंस के साथ आना पड़ेगा, वकील उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उनके वकीलों ने भी कहा जाकर कि हम माफी मांगते हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई, तो उसकी माफी मांगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि वी विल रिप यू अपार्ट। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बोलने का हक उनका नहीं है, कम से कम ये, और ये डेकोरम जो एक सैंक्टिटी है उस सुप्रीम कोर्ट की, उसका जो हनन है वो ये बयान पूर्ण रूप से करता है। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो इस पूरे केस में अब तक जो होता है, उसमें हमें देखना है कि किस तरीके से बालकृष्ण ने अपना पक्ष वहां पर रखा। उन्होंने कहा कि ये एक स्यूडो साइंस है, एलोपैथ को, जो आईएमए, जिस एलोपैथिक इंडस्ट्री, जिस फार्मा इंडस्ट्री जो रॉकरफेलर और रॉथशाइल्ड की गढ़ी हुई एक इंडस्ट्री है, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो किस तरीके से उसे उन्होंने एक स्यूडो साइंस का, स्यूडो साइंस ये जिसके कोई पीछे वैलिडेशन नहीं है, हिट एंड ट्रायल के मेथड से वहां दवाइयां तैयार की जाती है, फार्मा लॉबी किस तरीके से प्रेजेंट करती है, और कह दिया जाता है फला दवाई एक रिसर्च हुई है, उसमें ये दवाई आई है। हमें भी पता है रिसर्च कैसे होती है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट को फंड करेंगे उस हिसाब से आपकी वो रिसर्च बनाकर दे देगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा ये एक स्यूडो साइंस है, इसके बल पर हमारे ऊपर जो केस किया गया, उन्होंने साफ, और जज साहब ने इसे रिफ्यूट नहीं किया। जज साहब ने ये नहीं कहा कि ये स्यूडो साइंस नहीं है, जज साहब ने कहा वो छोड़ दीजिए, आप बात आप पे हो रही है। तो इसका मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि एलोपैथ का जो तर्क है वो भी इसमें तर्क संगत नहीं है। इसके बाद हमने देखा किस तरीके से बहुत सारे जजेस ने, सीजीआई ने ये साफ साफ कहा कि जिस तरह का बर्ताव जज साहब का था, क्या निर्णय आता है क्या नहीं आता है वो अलग चीज है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में उनके द्वारा शब्द यूज किए गए, वी विल रिप यू अपार्ट, और मतलब यही कहा गया ना कि हम आपको खत्म कर देंगे, तो जज साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं। उन्होंने उसकी बात उठाई। साथ ही जज साहब ने जितनी भी वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी और उससे जुड़े अब तक के जितने अधिकारी हैं, जब से केस चल रहा है, कोई रिटायर हो गया हो, कोई ट्रांसफर हो गया हो, सबके खिलाफ नोटिस जारी किए। तो एक तरीके से दिखता है, लगभग ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कहीं वेंडेटा जैसा कुछ एक पर्टिकुलर किसी के द्वारा इस तरीके से किया जा रहा है। और दूसरी चीज, आपने आईएमए की बात की। आईएमए वो संस्था है जो ये कहती है कि आप ये वाला पेंट लगाएंगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, घर में साफ सुथरा रहेगा, ये बल्ब लगाएंगे। और आईएमए को सर्टिफाई, जो सर्टिफिकेशन देती है, प्राइवेट एजेंसी है। किस तर्क पर दे रही है? मेरा सीधा सवाल है, क्या पेंट लगाने से आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हम सही रहेंगे? या अब देखिए, अगर आयुर्वेद ये कहे कि गौमूत्र का सेवन करना चाहिए, तो यही आईएमए वाले कहेंगे देखिए अनपढ़ है, ये पिछले 500 सालों या 1000 साल पीछे जी रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पेंट लगाने से अच्छा होगा। और प्राइवेट संस्था पैसा लेकर पेंट एजेंसी को प्रमोट कर रही है। हमने देखा किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, हर चीज को। मतलब आप ये मानिए, थोड़े दिनों में खाने से लेकर हर चीज, कच्छे बनियान तक, कपड़ों तक, वो सबको सर्टिफाई करना शुरू कर देंगे। देखिए जिस तरीके से हम हलाल वाले सर्टिफिकेट से परेशान है ना, वो पैसा लेती हैं, उसके बाद वो सर्टिफाई करते हैं और एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है और उस पैसे को कन्वर्जन में इस्तेमाल करते हैं। वो मुस्लिम कन्वर्जन होता है। और आईएमए के ही एक अधिकारी जो दिल्ली यूनिट के हेड थे, वो इस आईएमए के सर्टिफिकेशन नाम पे जो पैसा इकट्ठा होता है उसे क्रिश्चियन कन्वर्जन में यूज करते हैं। तो ये पूरा माफिया तंत्र खड़ा हो गया। किस तरीके से ना ही सिर्फ आयुर्वेद को खत्म किया जाए, इंडिजीनियस चिकित्सा पद्धति को खत्म किया जाए, बाकायदा उससे जो पैसा जनरेट हो उससे लोगों को कैसे कन्वर्जन किया जाए। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि सरकार किस तरीके से जो इंडिजीनियस और आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उस पर काम कर रही है। 12,000 करोड़ रुपए का एक पूरा सेंटर आज गुजरात में डेवलप किया जा रहा है, और वो भी डब्ल्यूएचओ के सहयोग से। उसमें एविडेंस बेस्ड रिसर्च होगा। मान लीजिए कोई गिलोय है, गिलोय कैसे काम करता है बुखार के अंदर, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है, उसके ऊपर एविडेंस बेस्ड रिसर्च होगा बाकायदा।
और ये सबूत दिए जाएंगे कि गिलोय किस तरीके से हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। और उसके लिए 12,000 करोड़ का सेंटर डेवलप किया गया, पैसा सरकार दे रही है, WHO सहयोग कर रही है। तो जो आयुर्वेद को अब तक गाली देते आए थे, जो लोग कहते थे ना कि भाई आप नमक से दांत क्यों साफ करते हैं, आज वही कहते हैं कि तेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या। जो लोग कहते थे चारकोल से क्यों साफ करते हो, आज वो कहते हैं कि उसमें चारकोल है। आप नीम क्या और सैंडलवुड क्या सब कुछ अपनी प्रोडक्ट में डालने लगे, जिसे वही कहते थे कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अनपढ़ लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। जो होता है ये जो पेट्रोलियम से डेरिवेटिव निकले हैं उसी से बने प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। अब वो आयुर्वेद के नाम पर और इन चीजों के नाम पर, खासकर कोरोना के बाद, एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करनी शुरू कर दी। बाबा रामदेव के मेन कॉम्पिटिटर कौन है? बाबा रामदेव के कॉम्पिटिटर है हमदर्द जैसी कंपनियां, जो पूरा हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाकर बेचती हैं। हमें पता है किस तरह के लोगों को वहां नौकरियां दी जाती है। उनकी कंपटीशन है ये एमएनसीज। बाबा तो खुद कहते थे ना मैं एमएनसीज को खत्म करने आया हूं। तो ये एमएनसीज आकर बाबा रामदेव के सामने खड़ी हो गई हैं। इन्होंने हमदर्द में हिंदू नहीं मिलेगा, हमदर्द में हिंदू नहीं मिलेगा। अब मैंने इसलिए कहा कि हम का दर्द है, हाँ हमदम का दर्द है, वहाँ हिंदू नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि किस तरह के लोग वहां भर्ती होते हैं वो पता है। अब उनका मेन प्रोडक्ट क्या है? रूह अफ़ज़ा है, सबसे ज्यादा बिकता है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। बाबा रामदेव ने अपना रूह अफ़ज़ा उतारा, उनका मार्केट शेयर खत्म हो गया। बाबा रामदेव अपनी जड़ी बूटियों से जो दवाइयां हैं, और बालकिशन तो साफ कहते हैं हमारे यहाँ रिसर्च हुई है इस दवाई के ऊपर, हमारे पास एविडेंस है। हम आगे जब जैसी प्रोसीड होगा केस, हम उसमें एविडेंस देंगे, हम ये देंगे, सैंपल देंगे कि भाई हमने 50 आदमी को, 100 आदमी को, 1000 आदमी को ठीक किया है। हमारे पास सैंपल साइज है, हमारे पास पूरा डेटा है, क्लिनिकल डेटा है, हम वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो तो जब देंगे ना, जब जज साहब सुनने के लिए तैयार होंगे। जज साहब ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। शिवम इसमें एक चीज मैं जोड़ रहा हूँ, छोटी सी चीज। देखिए, रामदेव ने जो कहा, उनका बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि एलोपैथ किस चीज पर भरोसा करता है? अगर आपको कोई समस्या है तो एलोपैथ कहता है कि इसका ऑपरेशन करो, इसको फाड़ो, काटो और बॉडी से निकाल कर फेंक दो, यही है। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि वो आपके बॉडी में रहेगा, हम उसे पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, उसका जड़ से समूल नाश कर देंगे, और आपकी बॉडी में वो पार्ट पुराने पार्ट की तरह जैसे वो पहले काम करता था वैसे ही काम करेगा। पर एलोपैथ जिन चीजों पर शोध नहीं कर पाया, जिन बीमारियों का वो इलाज नहीं ढूंढ पाया, जिन पर वो काम नहीं कर पाया, 1954 में एलोपैथ के हिसाब से इस देश का कानून बना कि ये सब गलत है, क्योंकि हम इन पर शोध नहीं कर पाए। यानी कि आपने हवा को नहीं देखा, तो इसका ये मतलब नहीं कि हवा नहीं होती है। आपने ईश्वर को नहीं देखा, तो आपका ये मतलब नहीं कि ईश्वर नहीं। मान लीजिए एक नारियल है, नारियल के अंदर जल है, आपको वो दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप नारियल को बजाएंगे, वो ऐसे करेंगे, तो उसके जल की ध्वनि भी सुनाई देगी, और अगर उसको सही तरीके से भेजेंगे तो उस नारियल में से जल भी निकलेगा। पर एलोपैथ केवल देखने मात्र पर भरोसा करता है, शोधन प्रतिशोधन नहीं है, क्योंकि वो एक संकुचित है, सूडो साइंस है, और ये बहुत बड़ा विवाद है, जिसको लेकर कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि साहब ये सूडो साइंस ही है, यानी कि इससे बेहतर नहीं आया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सर्वोच्च है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जी, दरअसल आपने बिल्कुल सही कहा। 1954 में कुछ बीमारियां बता दी कि जो ठीक, मैं वो लिस्ट पढ़ रहा था, उसमें कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो अब जिनका इलाज संभव है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एलोपैथी कैसे काम करती है। जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्हें कुछ बीमारी हो गई तो एलोपैथ के डॉक्टर आए इलाज करने। तो एक डॉक्टर ने कहा कि दरअसल आपकी बीमारी का कारण यह है कि आपका खून खराब है। तो उन्होंने दोनों हाथों में कट लगा दिए कि आपका जब सारा खून निकल जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। उनका सारा खून निकल गया और वो मर गए। ये एलोपैथ, ये हिट एंड ट्रायल और इस तरीके से इलाज करता है, और ये कोई नहीं आम आदमी नहीं था, अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसका इलाज इस तरीके से होता है। अब जो कोरोना की जितनी भी दवाइयां आई हैं वो हिट एंड ट्रायल। आप देखिए, उन्होंने कोई क्लिनिकल एविडेंस ये होता है सालों तक उस पर रिसर्च हो, कुछ हो, उन्होंने तो महीनों में निकाल दिया, चूहों पे टेस्ट किया, उसके बाद आदमियों पे टेस्ट किया, तो टेस्ट ही है आदमियों पे। अभी उसके रिजल्ट तो अब आने शुरू है। हमने देखा किस तरीके से हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ रही है, कुछ लोग कैंसर की बीमारियों का कारण कह रहे हैं कि उससे कैंसर भी बन रहा है। तो बहुत, और अब कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी है, फाइजर है, मॉडर्ना है, इन सब लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि पहले कहते थे एफिकेसी 90% है, फिर 80 है, फिर 20 है, फिर 10 पे आ गए हैं। तो इनके देखिए, पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, दुनिया में 4 बड़ी इंडस्ट्री है, हथियार की इंडस्ट्री है, फार्मा की इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम की इंडस्ट्री और एनवायरमेंट की इंडस्ट्री है। तो फार्मा इंडस्ट्री जहां पर भी पैसा लगाती है वो बहुत उसे क्या
बीमारियां फैलाती है, फिर उसके बाद उसका इलाज करती है। एक बिल गेट्स का भी उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने मलेरिया को मारने के लिए एक नया मच्छर तैयार किया और वो मच्छर ही मलेरिया फैला रहा है ताकि वो अपनी दवाइयां बेच सके। इस तरीके से ये फार्मा इंडस्ट्री काम करती है, भारत में भी ये कर रही है। ये क्योंकि भारत बहुत बड़ी यानी कि बहुत अगर दूसरी तरफ से मैंने इसमें एक एक शब्द जोड़ देता हूँ, यानी कि एंटीवायरस बनाने वाली कंपनियां सबसे ज्यादा वायरस और मेलवेयर बनाती है माल। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इसीलिए बनाती हैं ताकि वायरस बेचेंगे तो एंटीवायरस बिकेगा। भारत कितना बड़ा मार्केट है, आप ये सोचिए 150 करोड़, 160 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पर है। लगभग हार्ट की बीमारी हो, डायबिटीज हो, खाने की वजह से कैंसर हो, बहुत सारी बड़ी-बड़ी बीमारियां हैं, जो लाइलाज बीमारियां हैं, वो बनती जा रही हैं। तो इस इंडस्ट्री के लिए ये एक गोल्ड माइन है। ये इसे खोना नहीं चाहती। और एक बाबा आता है कहीं पहाड़ों में से निकल के आता है, वो ये कहता है कि मैं दरअसल इनका क्या होता है ना कि बीमारी हुई उसे ठीक करना है, लेकिन आयुर्वेद प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करता है कि बीमारी ही नहीं होने देनी। भाई बीमारी हो, ये कह रहे बीमारी होगी हम दवाई बेचेंगे, वो ही कह रहे बीमारी ही नहीं होने देनी। हम ऐसी चीजें बनाएंगे, ऐसा लाइफस्टाइल डेवलप करेंगे बीमारी ही ना हो। तो उसके उस तरीके से वो काम करते हैं, तो इनका पूरा मार्केट शेयर खराब होता है, पैसा खराब होता है, इन्होंने जो सालों का इन्वेस्टमेंट किया है वो खराब होता है। इसलिए ये लोग जुडिशरी के माध्यम से हो, पीआर के माध्यम से हो, आपने देखा बृंदा करात एक आती थी, वो ये कहती थी कि इनकी दवाइयों में हड्डी है। अब दवाइयों में तो हड्डी नहीं निकली, बृंदा करात का है। अगर बाबा रामदेव उस पर मानानी का दावा ठोक देते तो इनकी तो नेटवर्थ इतनी है कि वो 500-700 करोड़ का ठोक देते, बृंदा करात पैसा कहां से लाती। तो अगर इस तरीके से मुझे लगता है बाबा रामदेव को भी थोड़ा श्रूड माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए, जैसे को तैसा देना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो शायद ऐसा कर भी दें। तो और इन बहुत लोगों को दिक्कत होनी शुरू भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय पद्धति है, चिकित्सा पद्धति और उससे जुड़े जो लोग हैं, उन्हें भी इन्हें करारा जवाब देना चाहिए, इन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है बाबा रामदेव को जानबूझकर टारगेट कर कर एक तरीके से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है पूरी फार्मा लॉबी के माध्यम से। जी। मुझे लगता है, लेकिन देखिए बाबा रामदेव क्योंकि वो हिंदू हैं, क्योंकि वो सनातन को मानते हैं, क्योंकि वो गुरुकुल चलाते हैं, क्योंकि वो उस चिकित्सा पद्धति को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और भारतीय जनमानस का पैसा भारत में रहे और भारतीय लोग भी भारत का निर्माण करें। और मुझे लगता है कि वो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स और वहाँ पर पैसा फँसाकर घर, वो मुझे लगता है कि उससे अलग बाबा रामदेव अगर सोच रहे हैं और इसके इसके पीछे अगर एक पूरा गिरोह लगा हुआ है, तो मुझे लगता है उसका हम सभी लोगों को विरोध करना चाहिए। जी, जी। शिवम। देखिए हमने कोरोना में देखा था कि मैं कोई इस पे सैंपल साइज नहीं है, लेकिन मैं अपने आसपास के जो लोग हैं उसे देखकर, न्यूज को देखकर, अपने रिश्तेदारों और बहुत सारे मतलब एक सैंपल साइज अपना इंडिविजुअल तो मैंने क्रिएट कर ही लिया। मैंने देखा जो लोग कोरोना के दौरान हॉस्पिटल गए उसमें ज्यादातर लोग या तो उनकी मृत्यु हो गई या उनकी स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई। लेकिन जिन लोगों ने घर में पद्धति से जो आयुर्वेदिक पद्धति से उससे इलाज किया, मेरे घर में भी हम 3 लोग हैं, तीनों को कोरोना हो गया था। हम हॉस्पिटल नहीं गए, ऐसा नहीं है मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं ली, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज किया और आयुर्वेदिक चीज़ों को अपनाया, तो मुझे लगता है कि मेरा रिज़ल्ट कोरोना में औरों से बहुत बेहतर रहा। मुझे कम दिक्कत हुई, परेशानी हुई। यही लोग वो नहीं चाहते। अगर मैं ये नहीं करता, मैं हॉस्पिटल जाता, लाखों का बिल बनता, हॉस्पिटल को भी फायदा होता, दवाई कंपनी को भी फायदा होता, इंश्योरेंस कंपनी को भी शायद फायदा हो जाता अगर ज्यादा केस बिगड़ जाता। तो ये सब चीजें हैं, ये लोग वो चाहते हैं, इसलिए ये लोग पूरा माहौल बना रहे हैं। पीआर लगा हुआ है, बाकायदा बड़े-बड़े लोग इसमें लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री को खत्म किया जाए। क्योंकि अगर एक कंपनी सक्सेसफुल होती है, मान लीजिए पतंजलि बहुत सक्सेसफुल होती है, तो कोई और इंस्पायर होगा, वो आएगा, भाई मैं भी एक आयुर्वेदिक कंपनी को एस्टेब्लिश करता हूँ, उस लेवल पे ले जाता हूँ, तो मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। बड़े-बड़े जो आज सबसे ज्यादा सेगमेंट में टूथपेस्ट बिकने वाला सबसे ज्यादा किसका है? बाबा रामदेव का। घी किसका बिकता है? बाबा रामदेव का। और आयुर्वेदिक दवाइयों में सबसे ज्यादा किसका बिकती है? रामदेव की बिकती है। तो इसलिए और 10,000 12,000 करोड़ की कंपनियां, लगभग $1.5-2 बिलियन की उनकी ईयरली सेल्स है। तो बड़ा अमाउंट होता है अगर मैं बिलियन डॉलर में भी देखूं। और अपेक्षाकृत वो तो 100 साल 150 साल पुरानी कंपनी है, कोई यूरोप से आई है, कोई अमेरिका से आई है। ये तो मुश्किल से कितनी 20 साल पुरानी कंपनी होगी, 2005-6 के आसपास ये पतंजलि स्टैब्लिश हुई और बननी शुरू हुई। और उसमें इतने ऑब्स्टेकल्स अड़ाए जा रहे हैं। अगर ये अपने फुल फ्लेजेड तरीके से काम करती तो मुझे लगता है ये और बड़ी कंपनी होती। तो इसलिए इन चीजों को रोकने के लिए ये सब चीजें की जा रही है। जी। आज हमने शिवम के साथ इस पूरे मुद्दे को समझा और मार्केट क्या कहता है
लोग क्या कहते हैं, ये भी शिवम के साथ समझने की कोशिश की। शिवम, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी दिन हमें लगता है कि इस मुद्दे पर 2-4 ज्ञानवान, नॉलेजवान लोग, जो मुझे लगता है कि जो आयुर्वेद को भी समझे और इसका टेक्निकल पक्ष क्या है इसको भी समझे, उस पूरे रिसर्च पर भी किसी दिन बात करें। मुझे लगता है हम दोनों को मिलकर किसी दिन ऐसे मुद्दे पर चर्चा भी करनी चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है, और मुझे लगता है कि सब लोगों को साथ आकर कोर्ट के खिलाफ, अगर कोर्ट ऐसा कर रहा है और इस कोर्ट को ट्रोल किया गया था, अब ये कोर्ट ठीक हुआ है। नुपुर वाले केस में भी कोर्ट को सेट किया गया था, तो बाद में कोर्ट ठीक हुआ। तो ये जो कोर्ट है, ये जो कोर्ट का एक तरीके से मजाक है, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, इस पर भी बात करनी चाहिए। मुझे लगता है इस पर हम आराम से एक दिन जुडिशियल एक्टिविज्म पर बात करेंगे और मैं चाहूंगा कि दर्शक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी अपनी राय भी वो किसी भी टॉपिक पे रख सकते हैं, इस टॉपिक पे भी रख सकते हैं। और नीचे चलते हुए नंबर पे आप अगर सहयोग समर्थन करना चाहते हैं तो सहयोग और समर्थन भी कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए, मुद्दे पर बात करने के लिए।